बराबर है ना। तो मैंने कहा मैं अगर मान लो एज लेंथ ए के टर्म्स में लिखना चाहता तो मैंने कहा मैं आर को ए के टर्म्स में रख देता और मैं ऐसे लिख सकता था। तो मैंने कह दिया भाई डिस्टेंस ये आ जाएगा, ये आप कह सकते हैं भाई ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तो वो आपका मन है कि वो एग्जामिनर का कि नहीं उसे फ्रैक्शन के परसेंटेज मतलब परसेंटेज में बता दो। तो मैंने कहा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि अगर इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की हमें नौबत आएगी तो हम कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही मैंने कहा अगर मैं एफसीसी के लिए इस बात सॉल्व करता तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई एफसीसी के लिए भी भाई जो फ्रैक्शन अनऑक्युपाइड है वैसे ही मिलेगा, a-2r से मिलेगा। मैंने कहा मैं ये भी जानता हूँ भाई इन केस ऑफ एफसीसी a=2√2r होता है। तो मैं यहाँ से अगर 2r की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मैं a/√2 लिख देता। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं भाई d=a-2r। तो मैंने कहा ये क्या आता है a√2/2 आ जाता। तो मैं कह दूंगा भाई यहाँ से अगर मान लो मैं a कॉमन ले लूं तो ये कितना आ जाता 2 - √2/2 आ जाता। ठीक है ना। अब मान लो उसने कहा कि नहीं भाई फ्रैक्शन के टर्म्स में परसेंटेज में बता दो, तो हम उसे परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लेते और बता देते कि भाई परसेंटेज में क्या रहेगा। तो हम ये बातें समझते हैं कि भाई एज लेंथ से रिलेटेड कहानी मैंने कहा हमें समझ में आती है। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक और बात ये है मैंने कहा मैं आपसे बात करता हूँ रिगार्डिंग डीएनएन की, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। मैंने कहा मैं इसे डीएनएन पढ़ देता हूँ अपनी तरफ से। डीएनएन इज कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है, मैंने अपनी तरफ से बना रखा पढ़ने के लिए। तो डीएनएन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स when they are in contact is known as DNA। मैंने कहा जब दो एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को आप कह सकते हैं टच करके रहते हैं, वो डीएनए कहलाता है। तो जैसे मैंने कहा हमने दो एटम ले लिए कोई भी, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया। तो मैंने जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया तो आप कह सकते हैं भाई इनका जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ही डीएनए कहलाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि भाई जो दो एटम जब एक दूसरे को टच करेंगे ही तो डीएनए की वैल्यू हमेशा 2r लिखी जाएगी भी, हमेशा उनके सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस 2r ही तो रहेगा। तो मैंने कहा डीएनए 2r लिखा जाएगा। अगर मैंने कहा डीएनए जो है मैंने कहा 2r लिखा जाएगा तो मैं ये बात कह सकता हूँ भाई कि अगर मैं किसी एससीसी के लिए चेक करूँ कि भाई डीएनए क्या लिखना होगा मुझे, तो मैं कह दूंगा भाई मैंने एससीसी के लिए एक रिलेशन पढ़ा है a=2r का, और मैं जानता हूँ मैं डीएनए 2r के बराबर होता है और 2r की वैल्यू a के बराबर ही होती है। तो मैंने कह दिया भाई हमारे पास में एससीसी के लिए डीएनए क्या होगा, सिंपल एज लेंथ a के बराबर हो जाएगा। मैं अगर बीसीसी के लिए जानूं तो मैंने जाना है कि बीसीसी के लिए a=4r/√3 होता है। मैं अगर यहाँ से 2r की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा √3a/2 आ जाएगा। तो मैंने कह दिया भाई डीएनए जो होता है वो 2r के बराबर होता है और वो ये है। तो मैंने कहा ये √3a/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीसीसी में जो दो एटम एक दूसरे कॉन्टेक्ट में होंगे उनके बीच की डिस्टेंस इतनी रहेगी सेंटर से लेके सेंटर तक की एज लेंथ के टर्म्स में। और मैंने कहा अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो मैं जानता हूं भाई एफसीसी a=2√2r होता है। मैं अगर यहाँ से 2r की वैल्यू निकालूंगा तो a/√2 आ जाएगी। तो मैंने कह दिया भाई हमारे पास में जो डीएनए होगा वो डीएनए कितना आ जाएगा a/2। ठीक है भाई। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं भाई हमारे पास में डीएनए ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है जो आराम से पढ़ी जा सकती है और समझी भी जा सकती है। तो मैंने कहा खैर चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी बताओ जब बात छोटी सी है तो।
क्वेश्चन बस मेरा इतना है कि फाइंड DNN फॉर BCC unit cell having age length having age length 200 picometer. मैंने कहा हमने जो है वो 200 पिकोमीटर की बात की है तो मुझे जानना है कि भाई उस केस में DNN क्या होगा। बहुत सिंपल है। हाँ भाई बिल्कुल 173.1 173.2 चलेगा, 100√3 चलेगा। तो मैंने कहा कि भाई BCC के लिए मैं जानता हूँ कि भाई जो भी DNN है वो याद करने की जरूरत तो थी नहीं भाई, 2R के बराबर था, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। तो √3a/2 लिखा जाएगा। तो मैंने कहा √3a 200 पिकोमीटर दिया मैंने आपको बाई 2, तो आप कह सकते हैं भाई 100√3 आ जाएगा। या मान लो ठीक है हम चाहें तो √3 की वैल्यू रख लेंगे तो 1.732। तो मैंने कहा हम क्या देंगे भाई वो कितना आ जाएगा 173.2 पिकोमीटर। चलो वो तो जैसे हम चाहेंगे वैसे रिजल्ट बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन नोट करेंगे हम। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एटम and corner atom in BCC unit cell having age length 400 पिकोमीटर। क्वेश्चन आप देखो, मतलब इस बार ना क्वेश्चन है तो पुराना वाला ही, बस मैंने लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन DNN का ही है वो। बिल्कुल भाई, देखो मैंने कहा मुझसे कहा गया कि भाई बॉडी एटम और कॉर्नर एटम के बीच में बताओ। आप अपने घर में बैठ के एनालाइज करो कि BCC में एक बॉडी पे एक एटम रखा है, बॉडी के सेंटर में, और एक कॉर्नर पे रखा है। तो आपको नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे के टच कर रहे हैं? और मैंने कहा जब दो एटम आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस ही DNN कहलाएगा। यही तो मुझसे DNN ही पूछ रहा है। और मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं कह दूंगा भाई मुझे DNN निकालना आता है। तो मैंने कहा वो √3a/2 लिखा जाएगा। ये मुझे मालूम है भाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 400 दे रखा है। तो मैंने कहा √3a/2, तो मतलब मैं कह सकता हूँ भाई 200√3 आ जाएगा। या मान लो मेरा मानना है तो मैं √3 की वैल्यू रख लूंगा। तो मैंने कहा 1.732 में लिख लूंगा। तो मैं कह दूंगा भाई 246 पॉइंट, ठीक है कितना, सॉरी 346 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 4 पिकोमीटर, ये आ जाएगा। अच्छा मतलब मैं अगर DNN के कॉन्सेप्ट को नहीं भी जानता तब भी क्वेश्चन को मैं कर सकता था, क्योंकि जनरल एनालिसिस का क्वेश्चन था। आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक कॉर्नर का एटम और एक बॉडी का एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। भाई ये अगला कॉर्नर एटम है, आप सभी जानते हो इस कॉर्नर एटम से लेके इस अपोजिट वाले कॉर्नर एटम तक का डिस्टेंस a√3 होता है, जो कि बॉडी डायगोनल होता है। और मुझसे कहा जा रहा है कि उसका आधा डिस्टेंस बताओ। भाई बॉडी से कॉर्नर तक का तो आधा ही डिस्टेंस तो होगा, तो मुझसे इसका हाफ ही तो पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा मुझसे a√3/2 की वैल्यू पूछी जा रही है, वही DNN होती है। तो मैंने कहा अगर DNN नहीं भी जानता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं जनरल एनालाइज कर सकता हूँ, तो भी बता सकता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन लिख लो। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन corner atom and face atom present on
same phase in FCC having age length 200 picometer। अगेन आप देखो क्वेश्चन मैंने फिर डीएनएन का ही पूछा आप लोगों से। बिल्कुल भाई, तो मैंने कहा कि इस बार क्या बात हो रही है कि एफसीसी है, उसका कोई एक फेस एटम है, उस फेस का जो सेंटर का एटम है, जो कॉर्नर का एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। और मुझे मालूम है ये डीएनएन है, या मैं नहीं भी जानता तो मैं जानता हूँ ये पूरा फेस डायगोनल होता है जो a√2 के बराबर होता है, और मुझे उसकी आधी डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो मैंने कहा मुझे अल्टीमेटली a√2/2 ही तो पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एज लेंथ a200 दे रखा है इंटू √2/2। तो मैंने कहा कह दिया वो कितना 100√2 आ जाएगा, या मैंने कहा किसी का मन है तो हम √2 की वैल्यू रख लेंगे 1.414, तो हम कह देंगे भाई वो 141.4 पिको मीटर। तो क्वेश्चन में डीएनएन वर्ड यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देगा, तो होंगे सब डीएनएन के ही। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो सभी ने आज से पहले कंट्रीब्यूशन को सुना होगा। मैंने कहा अगर कोई कॉर्नर एटम है तो आप जानते हैं एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट लाई करता है, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 लिखा जाएगा। अगर कोई एज एटम है तो एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट लाई करता है। अगर कोई फेस एटम है तो हम सभी जानते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1/2। और मैंने कहा अगर कोई बॉडी एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। मतलब इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब आप सभी जानते हैं इस बात को। और आप एक कहोगे मतलब मैं समझाऊं तो इसको आप भी समझ रहे हैं, मतलब मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ये आप ना तो मेरे सामने और ना कोई ऐसी बात है, दोनों बातें। तो मैंने कहा अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मालूम है तो उसके बेसिस पे याद है हमने आज से पहले एक टर्म डिफाइन किया था, एंड दैट इज रैंक ऑफ यूनिट सेल, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। खुद समझ गए? लो इससे बढ़िया बात क्या है। दो रैंक ऑफ यूनिट सेल की मैंने कहा अगर बात की जाए तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि दी नंबर ऑफ कंप्लीट एटम formed by contribution of atoms। मैंने कहा जो भी एटम्स उनके कंट्रीब्यूशन से जो कंप्लीट एटम बन जाएंगे उनके नंबर को हमने रैंक का नाम दे दिया था। जैसे मैं आपसे कहता भाई मुझे एससीसी का रैंक बताना है, तो मैं जानता हूँ भाई एससीसी में जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। मुझे मालूम भाई 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो मैं कह दूंगा भाई हमारे पास में जो एससीसी है उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। मैंने कहा मैं अगर बीसीसी की बात करूं तो मुझे मालूम बीसीसी में भाई 8 तो कॉर्नर एटम और हर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस एक बॉडी एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो मैंने कहा हमें कह सकते हैं भाई बीसीसी का जो रैंक है वो 2 आ जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहा मैं अगर एफसीसी की बात करूंगा तो मुझे मालूम है भाई उसमें कॉर्नर एटम है वो तो रहनी है, प्लस 6 फेस पे एटम होते हैं और हर फेस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो मैंने कहा बीसीसी में हम देखेंगे तो उसका रैंक मैंने कहा क्या होगा 4 आ जाएगा। और मैंने कहा ये तीनों वैसे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको याद भी होंगे और याद भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब जगह काम आते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने कहा अगर मैं एंड सेंटर्ड की बात करता तो मैं ये बात जानता हूं कि भाई एंड सेंटर्ड में एक तो कॉर्नर पे एटम होते हैं प्लस 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ भाई एंड सेंटर्ड का जो कंट्रीब्यूशन है रैंक है
मैंने कहा वो 2 आ जाए। तो मैं मतलब उम्मीद करता हूँ मतलब ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रैंक बता पाना, मैंने कहा हम ये रैंक आराम से बता देंगे। ठीक है भाई, तो ये मैंने कहा स्टैंडर्ड है। जैसे एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से फ्रेम कर देता, मेरा आपसे कहना यह था कि इन यूनिट सेल atoms are present at all corners, all face center and body center, then find rank of unit cell। मैंने जैसे इस बार मतलब हमने अपनी तरफ से कोई यूनिट सेल ऐसी अननोन बना लिया, वो जरूरी नहीं कोई स्टैंडर्ड यूनिट सेल नहीं है, मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से जो है वो बना रखा है कि भाई हमारे पास में कोई भी एक उस तरह का यूनिट सेल है तो हमें जानना है कि उसका रैंक क्या होगा। 5, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमति रखता हूं कि रैंक जो रहेगा वो हमारे पास में 5 रहेगा। हाँ भाई, सभी लोग सहमत हैं इस बात से, बिल्कुल होंगे। तो मैंने कहा हम खुद बता सकते थे, उसमें क्या ऐसा था जो हम बता ही नहीं पाते। मैंने कहा मुझे मालूम है कि भाई एक तो सारे कॉर्नर पे है, इसलिए 8 इंटू 1/8 लिख दूंगा। सारे फेस सेंटर पे इसलिए 6 इंटू 1/2 लिख दूंगा। प्लस मैंने कहा बॉडी सेंटर पे इसलिए 1 इंटू 1 लिख दूंगा। तो मैंने पता कर लिया, तो उसका रैंक 5 आ जाएगा। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट सेल नहीं है, ये आप कह सकते हो घरेलू यूनिट सेल है जो हमने अपनी तरफ से बना रखा है और कुछ नहीं है बस खाली। ठीक है ना, बता दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और आप कह सकते हैं सिंपल रैंक कह देगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल having atoms present at corners and on each body diagonal, 2 atoms on each body diagonal। मैंने इस बार हमने एक अपनी तरफ से और यूनिट सेल को ऑब्जर्व किया, और मैंने कहा ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एक तो कॉर्नर पे एटम है, प्लस साथ में आप ये कह सकते हो भाई हमारे पास में जो भी आप कह सकते हैं मतलब बॉडी डायगोनल है उस पे कॉर्न एटम्स है, और आप भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास में 9 आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे मालूम भाई 8 कॉर्नर पे एटम है तो 8 इंटू 1/8 हो गया। उसने कहा हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है। क्या हम ये बात समझते हैं कि बॉडी में 4 डायगोनल बनेंगे? तो मैंने कहा 8 हो गए, तो हम कह सकते हैं भाई उस तरीके की यूनिट सेल में 9 एटम होंगे, या रैंक मान लो कहेगा तो हम कह देंगे 9 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ये काम हम आराम से कर सकते थे, ये काम मैंने कहा हम आराम से कर पाएंगे। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि पोटेशियम crystallize in BCC unit cell,
then find number of unit cell present in 2 gram crystal। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि भाई जो भी हमारे पास में पोटेशियम है, मैंने कहा वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज करता है, और आप मुझे आंसर Na के टर्म से बता दो। जरूरी नहीं है कि आप अवेगाडो नंबर लिखो और फिर ही मुझे आंसर बताओ। आपका आंसर आया हुआ है Na/39। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके आंसर से। क्या आप भी अपने आंसर से सहमत हो भाई? तो मुझसे कहा गया कि बीसीसी यूनिट सेल है, इसका मतलब ये तो तय है कि एक यूनिट सेल में 2 पोटेशियम एटम होंगे। तो क्यों ना हम ये पता कर लें कि जो 2 ग्राम का हमने पोटेशियम का क्रिस्टल लिया है उसमें कितने पोटेशियम के एटम है। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ। मैं अगर पोटेशियम का मोल कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये आ गया। तो मैंने कहा मैं नंबर ऑफ पोटेशियम एटम मुझे यहाँ से पता चल गए। तो मैंने कहा नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स कितने आ जाएंगे, तो आ जाएगा भाई नंबर ऑफ एटम्स, मैंने कहा मोल इनटू अवेगाड्रो नंबर, ये आ गया। अब हम सभी ये बात जानते हैं कि भाई पोटेशियम का जो 2 एटम है वो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा भाई हमारे पास में कितना है 2/39 इंटू Na एटम्स है, तो ये कितने यूनिट सेल में पाए जाएंगे। तो मैंने कहा ये आ जाएगा हमारे पास में 2/39 इंटू Na/2। तो हमें कह सकते हैं भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा Na/39। ठीक है भाई, ये हमारे लिए क्या नंबर ऑफ पोटेशियम एटम आ जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं। चलो अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल present in 5.85 ग्राम NaCl क्रिस्टल। और हालांकि मतलब मुझे आपको ये बताने की शायद जरूरत नहीं है कि NaCl कौन से मतलब जो कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज करता है। मैंने कहा हम सभी पढ़े लिखे होने की खातिर ये जानते हैं कि मतलब ये किस में क्रिस्टलाइज करेगा। .1 Na, देख लो भाई, जैसा आप कहोगे वैसी बात आपकी मान ली जाएगी। ठीक, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात वैसे मैंने कहा मैं जानता हूँ कि जो NaCl है वो FCC में क्रिस्टलाइज करता है Na/40, ये आंसर ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैं NaCl का मोल कैलकुलेट कर लूँ भाई, तो उसका मोल कितना आ जाएगा 5.85 अपॉन 58.5। तो मैं चलो ठीक है, उसका मोल मुझे पता चल गया भाई 0.1 है। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लूंगा तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ भाई मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मैंने कहा ये नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल आ गया। अब क्योंकि NaCl FCC में क्रिस्टलाइज करता है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ भाई जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो एक यूनिट सेल में पाए जाते हैं। अगर मैंने कहा 4 मॉलिक्यूल एक यूनिट सेल में पाए जाते हैं तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 0.1 इंटू Na। तो इतने मॉलिक्यूल कितने में पाए जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू Na अपॉन 404। तो मैंने कहा आप कह सकते हैं भाई कितने में पाए जाएंगे Na/, तो हम कह देंगे भाई इतने हमारे पास में क्या होगा यूनिट सेल है। ठीक है, चल जाएगा इतना। सीजियम ब्रोमाइड crystallize in
BCC structure, then find number of unit cell present in 2.13 gram cesium bromide crystal। ठीक है ना, आप देख लो भाई सेम मतलब क्वेश्चन पूछा है मैंने, पहले NaCl का पूछा, इस बार मैंने सीजियम ब्रोमाइड का पूछा है, तो आप मुझे बता दो। एक आंसर आपका आ गया मेरे पास में Na/200, एक आंसर Na/100 भी आया, नहीं दो आंसर, तीन आंसर Na/100 भी हैं। चलो मैंने कहा तो सबसे पहले तो ये पता कर लेंगे भाई सीजियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल कितने हैं। तो मैंने कहा मैं उसका मोल कैलकुलेट करूंगा तो वेट अपॉन मोलर वेट, उसका मोलर वेट 213 ही आ जाएगा, सीजियम का 133 है, ब्रोमीन का 80 है, तो मैंने कहा वो 0.01 आ जाएगा मेरे पास में। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम जानते हैं भाई एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने कहा 0.01 इंटू Na आ गया, ये मुझे मॉलिक्यूल मिल गया। अब मैं ये पता कर लूंगा भाई एक यूनिट सेल में सीजियम ब्रोमाइड कितना होता है, तो शायद आपको याद होगा कि एक होता है, एक सीजियम ब्रोमाइड जो होता है वो एक यूनिट सेल में होता है। और मैंने कहा अगर एक यूनिट सेल में एक सीजियम ब्रोमाइड है तो 0.01 इंटू Na कितने में होगा, तो हम कह देंगे भाई सिंपल 0.01 इंटू Na, ठीक है ना। खैर वो आपका मन है, आप उसे Na/100 लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर ये आएगा। जिनको ये बात मालूम है कि भाई सीजियम ब्रोमाइड का मैंने BCC स्ट्रक्चर होने के बाद भी, मैंने कहा BCC स्ट्रक्चर होने के बाद भी मैंने जो है सीजियम ब्रोमाइड के लिए ये कहानी लिखी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसके लिए सब्र करेंगे, कब तक का सब्र करेंगे, जब तक मैं आपको जो है इसके बारे में बता नहीं देता हूँ तब तक का, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा। हाँ मॉलिक्यूल के लिए 1 और एटम के लिए BCC में 2 होता है, तो मैंने कहा तब मैं समझा दूंगा इसकी कहानी क्या होती है, ठीक है। चलो तो हम इस टाइप की चीजों को भी समझते हैं भाई, मैंने कहा हम ये बात बता देंगे, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में इस बात से आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम नोट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट एटम एंड नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। मतलब देखो ये नियरेस्ट एटम और नेक्स्ट नियरेस्ट एटम की कहानी जो है ये मुझे थोड़ी सी आपको और एक्सप्लेन करनी चाहिए। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, मेरा काम ही यही है। मुझे बस थोड़ा सा समय दिया जाए। बाकी बताया जाए आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में। आपकी पर्सनल जिंदगी बढ़िया चल रही है? गुड है, चलो बहुत अच्छे, बढ़िया ही चलनी चाहिए बस खाली, बाकी तो जिंदगी में कोई बात है ही नहीं।
देखो मैंने कहा हम जो है ना यहाँ पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है हमारे पास में नियरेस्ट एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, इस तरह की कहानी से रिलेटेड एक डिस्कशन है जो हमें यहाँ पे पूरा करना होगा। मैंने ये डिस्कशन क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे लिए क्या रहेगा। तो हमें कह सकते हैं भाई जैसे एक स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को भाई, और मैंने कहा इस स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हमारे लिए नियरेस्ट एटम क्या होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होता है। मैंने ऐसी बातें कुछ यहाँ पे आपको मार्क होती दिख रही हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने कहा सपोज करो मैं इस एटम के रेस्पेक्ट में, जिसको मैंने पीला करके दिखाया हुआ है, इस एटम के रेस्पेक्ट में मैं चीजों को मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं देखो इसके सराउंडिंग में जो पहले एटम मिलेंगे, ठीक है ना, इसके सराउंडिंग में जो हरे कलर से एटम आपको दिख रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, नियरेस्ट एटम कहलाएंगे, या उनको हम फर्स्ट नियरेस्ट एटम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट एटम कहते हैं। ऐसे मैंने कहा उससे फिर अगले वाले जो कि काले कलर से दिखाए जा रहे हैं आपको, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गए, तो हम इसे नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहेंगे या सेकंड नियरेस्ट एटम कह देंगे। फिर मैंने जो सबसे लास्ट वाली लेयर आप देख रहे होगे वो हमारे पास में क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कहलाएगा या उसे थर्ड नियरेस्ट कहेंगे। तो मतलब सिंपल क्या है कि जैसे एक एटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में पहली लेयर में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो हमारे लिए नियरेस्ट एटम कहलाते हैं, या उसे आप कह सकते हैं मतलब सिंपल फर्स्ट नियरेस्ट कह देते हैं। पर उसके अगली वाली लेयर में जो एटम मिलते हैं वो हमारे लिए नेक्स्ट नियरेस्ट कहलाते हैं, है ना, या उन्हें हम सेकंड नियरेस्ट कह देते हैं। और ऐसे मैंने कहा थर्ड नियरेस्ट कहते हैं, ऐसे फोर्थ नियरेस्ट एंड सो ऑन, ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो हमें ना मतलब डिफरेंट यूनिट सेल में ये जानने की कोशिश करनी है कि भाई ये जो भी हमारे पास में नियरेस्ट एटम होते हैं आखिर इनकी कैलकुलेशन की कैसे जाती है ना, किस यूनिट सेल में कितने होते हैं ये जानना है। तो मैंने कहा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस यूनिट सेल में ये नियरेस्ट एटम कितने होते हैं क्या है। जैसे मैं आपको एससीसी को लेके समझाता हूँ, देखो भाई मैं एक यूनिट सेल के लिए लेके समझा दे रहा हूँ, बाकी के लिए मैं बताऊंगा रिजल्ट्स जो आप सिंपल ध्यान रख लोगे। मैंने कहा मैं अगर किसी एक एससीसी यूनिट सेल की बात करूं तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास में किस टाइप का यूनिट सेल है भाई। मैंने एक यूनिट सेल ये मार्क कर रखा है। तो होता क्या है, हम किसी एक एटम को, कोई भी एक कॉर्नर एटम पकड़ लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस एटम हो गया, इसके बेसिस पे चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ से इस एटम के रेस्पेक्ट में देखूं तो एक एटम यहाँ मिलेगा जो कि ए डिस्टेंस पे मिलेगा, मैं ए लिख देता हूँ। एक एटम यहाँ मिलेगा जो कि ए डिस्टेंस पे मिलेगा, ए लिख देता हूँ। इस एटम के रेस्पेक्ट में एक एटम या नीचे मिलेगा जो ए डिस्टेंस पे मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको मालूम है भाई एक एटम ए डिस्टेंस में यहाँ ऊपर भी मिलेगा, भाई नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर भी तो मिलेगा। ऐसे मैंने कहा इस राइट के रेस्पेक्ट में एक एटम ए डिस्टेंस में लेफ्ट में मिलेगा। और मैंने कहा एक एटम आप कह सकते हैं जैसे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ आपको कहीं पीछे देखा एक एटम ए डिस्टेंस पे ये नजर आएगा। मैं अगर इस एटम की डिस्टेंस मार्क करूँ भाई ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो मैंने कहा ये फेस डायगोनल पे है तो ये a√2 पर रहेगा। ऐसे में अगर इस एटम की डिस्टेंस मार्क करूँ तो मैंने कहा ये a√2 पर नजर आएगा मुझे। और मैंने कहा मैं अगर यहाँ से इस एटम की डिस्टेंस मार्क करूँ तो मैंने कहा वो भी मेरे लिए फेस डायगोनल पे a√2 पे नजर आएगा। और उस रेफरेंस एटम के अगर रेस्पेक्ट में ये मार्क करूं तो मैंने कहा ये बॉडी डायगोनल पे है तो ये a√3 पे नजर आएगा। तो यही तो एटम थे। मैंने कहा जो आठों कॉर्नर एटम थे मैंने उनकी डिस्टेंस मार्क कर ली कि भाई वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे दिखेंगे, और मैंने कहा ये मुझे नजर आ गया। अब देखो मुझे जानना क्या है, मुझे ये जानना है कि अगर मैं इन केस ऑफ एससीसी ये समझना चाहता कि भाई मेरे लिए फर्स्ट नियरेस्ट एटम क्या होगा, मैंने कहा जो सेकंड नियरेस्ट एटम है वो कितने होंगे, और मैंने कहा जो थर्ड नियरेस्ट एटम है वो कितने होंगे, मुझे इस स्ट्रक्चर से ये समझना था। मैंने कहा ठीक है वो मैं समझ लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग मैं डिस्टेंस मार्क कर लूँ। मैंने कहा मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो फर्स्ट नियरेस्ट वो है जो सबसे पहले मिल जाएंगे। तो सबसे पहली डिस्टेंस ए मिलेगी
भाई मैंने टोटल 3 डिस्टेंस मार्क किए, एक ए रूट 2 और एक रूट 3। तो मैंने कहा सबसे पहली डिस्टेंस ए मिलेगी, फिर उसके बाद में ए रूट 2 पे एटम मिलेंगे और उसके बाद में ए रूट 3 पे मिलेंगे। मैंने कहा ए रूट मतलब इन डिस्टेंस पे कितने कितने एटम मिलेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास ए डिस्टेंस पे कितने एटम, तो इस रेफरेंस एटम के रेस्पेक्ट में ही चेक करना है। मैंने इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो एक एटम ये है एक एटम ये है 2, एक एटम ये है 3, एक है 4, एक है 5 और एक है 6। तो मैंने ए डिस्टेंस पे पाए जाने वाले एटम के नंबर कितने हैं, 6 हो जाएंगे। ए रूट 2 पे कितने मिलेंगे, तो मैंने कहा अगर हम ए रूट 2 पे चेक करेंगे तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो है वो एक एटम, मैंने कहा आपको ये दिखेगा ए रूट 2 पे, एक एटम आपको ये दिखेगा ए रूट 2 पे दिखेगा, दूसरा एक एटम मैंने कहा आपको ये दिखेगा, तीसरा एक एटम आपको ये दिखेगा। मैंने कहा 3 एटम आपको इस तरह के एक यूनिट सेल में एक में दिख रहे हैं। लेकिन भाई ये जो कॉर्नर एटम होगा, ये कॉर्नर एटम तो ऐसा, मैंने कहा कॉर्नर एटम क्या होगा, ऐसे ही आप कह सकते हैं भाई 4 यूनिट सेल में दिखेगा। भाई मैंने कहा एक जो कॉर्नर आपको दिखेगा वो मैंने कहा जैसे मैंने एक यूनिट सेल में देखा तो ए रूट 2 पे दिखेंगे। अगर वही एक दो आप मेरे सामने नहीं और मैं आपको समझाने में असमर्थ फील करूंगा इस टाइम पे, मतलब ये कि एक कॉर्नर एटम है और मैंने कहा मुझे ये देखना है कि उससे फेस डायगोनल पे कितने कितने आएंगे। तो वो अपने आप अपने रूम में बैठ के जहां बैठे वहां इमेजिन कर लो कि एक कॉर्नर एटम होगा तो उससे फेस डायगोनल पे, तो अपने रूम में देखो बस, खाली जो रूम आप देख रहे हो अपने उसमें, तो मैंने अगर आप अपने रूम में देखोगे तो एक फेस एटम आपको एक यहाँ मिलेगा, दूसरा मैंने कहा फेस डायगोनल जो मिलेगा फेस वाले देखने बस खाली, तो एक यूनिट सेल में 3 दिख रहे होंगे। और मैंने कहा ऐसे 4 रूम होंगे हमारे पास में, ठीक है ना, मतलब रूम तो टोटल 8 होंगे, 3 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे। लेकिन होगा क्या कि हर एक फेस जो होगा वो 2 रूम में कॉमन होगा। समझ रहे हो भाई, 2 रूम की एक दीवार जो फेस की तरह बिहेव कर रही है वो दोनों रूम में कॉमन है, तो हम तो एक ही बात तो गिनेंगे उसको जब अपने एटम में गिनेंगे। तो इसलिए मैंने कहा जब एक रूम में ऐसे 3 एटम दिख रहे हैं तो मैंने कहा 4 हमारे हिसाब से रूम होंगे, तो उनमें कितने हो जाएंगे, ऐसे 12 एटम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा ए रूट 2 डिस्टेंस में पाए जाने वाले एटम 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा ए रूट 3 पे पाए जाने वाले, तो आप ये कह सकते हैं बॉडी डायगोनल पे, तो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में एक बॉडी डायगोनल तो एक एटम मिलेगा, और ऐसे 8 रूम होंगे जिनके हर बॉडी डायगोनल एकदम इंडिपेंडेंट होंगे, वो तो मैच नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने कहा ऐसे अगर 8 रूम होंगे तो हम कह सकते हैं भाई 8 हो जाएगा। तो हमने कह दिया भाई हमारे पास में एससीसी में जो फर्स्ट नियरेस्ट है वो 6 है, जो सेकंड नियरेस्ट है वो 12 है और जो थर्ड नियरेस्ट है वो 8 है। मैं आपको एक बात और बता दूं, वो ये है कि नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट एटम्स is known as coordination number। मैंने कहा जो फर्स्ट नियरेस्ट एटम के नंबर होते हैं ना, बेसिकली उन्हीं को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। आपने आज से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा टर्म सुना होगा। तो मैंने कहा मुझसे अगर कोई पूछता कि बताओ भाई एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो मैं कह देता भाई उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रूट एटम। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने जैसे एससीसी के बारे में एक्सप्लेन करने की आपसे कोशिश की थी, बात ये बता रहा हूँ जैसे जो भी हमारे पास में ए के मल्टीपल की डिस्टेंस होगी, ए के मल्टीपल का डिस्टेंस मतलब a/2 हो सकता है, सिंपल मैंने कहा ए हो सकता है ना, 2a हो सकता है, 3a हो सकता है, ऐसे मैंने कहा ए के मल्टीपल का जितना भी डिस्टेंस होगा उन पे पाए जाने वाले एटम के नंबर हमेशा 6 होंगे, चाहे वो एससीसी यूनिट सेल हो, चाहे बीसीसी यूनिट सेल हो, चाहे एफसीसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा जो ए रूट 2 के मल्टीपल होंगे, तो मैंने कहा ए रूट 2 के मल्टीपल में मैंने कहा जैसे a/√2 सिंपल चलेगा, या फिर मैंने कहा हमारे पास में सिंपल जो है वो a√2 चलेगा, या 2a√2 चलेगा, या मैंने कहा 3a√2 चलेगा। तो इस डिस्टेंस में पाए जाने वाले एटम के नंबर हमेशा 12 होंगे, कोई भी यूनिट सेल हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने कहा तीसरा जो डिस्टेंस मैंने यहाँ दिखाया था आपको वो a√3 दिखाया था, तो मैंने कहा अगर मैं a√3 की बात करूंगा तो उसका जो भी मल्टीपल हो,
तो मैंने कहा ए रूट 3/2 डिस्टेंस की बात की जाए, या फिर मैंने कहा सिंपल ए रूट 3 की आप बात कर रहे हो, है ना, या फिर आप 2a रूट 3 की बात कर रहे हो, या मैंने कहा 3a रूट 3 की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा इस डिस्टेंस पे पाए जाने वाले जो भी एटम्स के नंबर होंगे वो हमेशा 8। ठीक है, तो मैंने कहा ये हम अगर चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं।